Hello everyone, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Insight Classes हरिद्वार। तो जीन रेगुलेशन के ऊपर जो कि सबसे इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट टॉपिक है, उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो ऑलरेडी नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं PYQ के फॉर्मेट में, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है और उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। आई होप कि सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा और आप इसके कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में जरूर रखोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है। जब मैंने एक लेक्चर लिया था जीन रेगुलेशन के ऊपर जिसमें मैं लैक ऑपरेंट को एक्सप्लेन की थी, तो सारे की कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें बताए थे। ठीक है, अब उन कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीन एंड सिस्ट्रॉन words are sometimes used synonymously because one gene contains one cistron. C option. Question number 2. A gene containing multiple exon and at least one intron is termed as. उसे क्या बोलेंगे? स्प्लिट जीन बोला जाता है। ठीक है। Question number 3. Gene which is responsible for the synthesis of polypeptide chain is called structural gene, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन ZYA, अगर हम लैक ऑपरेंट की बात कर रहे हैं तो Z जीन किसको कोड करता है? विच एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसिडेज। Y किसे कोड करता है? लैक परमिएज। एंड A किसे कोड करता है? ट्रांस एसिटाइलेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रक्चरल जीन। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ट्रू फॉर ट्रिप्टोफैन ऑपेरन। देखो, ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरन को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रेप्रेसिबल ऑपेरॉन। मतलब इन नॉर्मल कंडीशन में ये लगातार अपने जीन को सिंथेसाइज करता रहता है, तो स्विच ऑन कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही रेप्रेशर आया, कंप्लीट रेप्रेशर अगर आया, तो क्या करेगा? स्विच ऑफ कंडीशन में इसको कन्वर्ट कर देगा। इसलिए इसको रेप्रेसिबल सिस्टम कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पे दो टर्म है। जो इनिशियली जो बनता है वो बनता है एपो रेप्रेसर। एपो रेप्रेसर एपो रेप्रेसर। एपो रेप्रेसर इनकम्प्लीट रेप्रेसर होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रेप्रेसर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है ऑपरेटर, क्योंकि इसकी एफिनिटी, रेप्रेसर की एफिनिटी ऑपरेटर प्रोटीन के साथ होती है। तो ऑपरेटर प्रोटीन अगर रिकॉग्नाइज इसे नहीं करेगा तो वो नहीं बाइंड करेगा, नहीं बाइंड करेगा तो वो फ्री है। वो प्रमोटर को इंस्ट्रक्शन दे देगा, इंस्ट्रक्शन दिया, आरएनए पॉलीमरेज जाकर के बाइंड किया, एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन ऑपेरन में स्ट्रक्चरल जीन 3 नहीं 5 होते हैं, ABCDE। ठीक है, पहले E, देन D, देन C, देन B, देन A। ओके, तो यहाँ पे ये एपो रेप्रेसर इज इनकम्प्लीट रेप्रेसर। इनकम्प्लीट रेप्रेसर। ठीक है, और जब यही इनकम्प्लीट रेप्रेसर को रेप्रेसर के साथ, यहां पे को रेप्रेसर क्या होगा? ट्रिप्टोफैन इज ट्रिप्टोफैन। इसके साथ जब बाइंड करता है तो ये बना देता है होलो रेप्रेसर। ट्विल फॉर्म्ड होलो रेप्रेसर, मतलब कंप्लीट रेप्रेसर को बना देगा। कंप्लीट रेप्रेसर। ठीक है, और जैसे ही एक बार कंप्लीट रेप्रेसर बन गया, अब ऑपरेटर उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। ये कंप्लीट रेप्रेसर जाकर के उससे बाइंड कर लेगा और एमआरएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, जीन स्विच ऑफ कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विच इज ट्रू फॉर द ट्रिप्टोफैन ऑपेरन। अब देखो, मैंने इतनी ही लाइन में आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाया है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपेरन? बिल्कुल भी नहीं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेप्रेसिबल ऑपेरन? बिल्कुल सही बात है। एंड ऑन को रेप्रेसर ऑफ। अब देखो, ऐसे स्विच ऑन कंडीशन में रहता है, लेकिन जैसे ही को रेप्रेसर आया, ऐसे स्विच ऑन कंडीशन में कैसे रहा? क्योंकि अभी ये जो फॉर्म करेगा, रेगुलेटरी जीन जो सिंथेसाइज करेगा, वो एपो रेप्रेसर को करेगा, इनकम्प्लीट रेप्रेसर को करेगा। और जैसे ही ये इसके साथ आकर के को रेप्रेसर क्या होगा? ट्रिप्टोफैन होगा। आके बाइंड किया तो क्या बन जाएगा? वो ये दोनों कंबाइंड करके होलो रेप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट रेप्रेसर बन जाएगा। और ये कंप्लीट रेप्रेसर को इजीली रिकॉग्नाइज ऑपरेटर जीन कर लेगा, तो ऑपरेटर से जाके बाइंड कर लेगा। बाइंड किया, ऑपरेटर फ्री नहीं है तो वो प्रमोटर को सिग्नल नहीं देगा। तो प्रमोटर को अगर सिग्नल नहीं मिला तो बेचारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा भी तो भी बाइंड नहीं करेगा। अगर ये बाइंड नहीं किया प्रमोटर से, कौन? आरएनए पॉलीमरेज,
तो mRNA का सिंथेसिस नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, यानी स्विच ऑफ कंडीशन। तो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ट्रू फॉर द रेप्रेसिबल ओपेरन। रेप्रेसिबल ओपेरन के लिए क्या सही है? जनरली जो है वो स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? विच इज ट्रू फॉर द रेप्रेसिबल ओपेरन। रेप्रेसिबल ओपेरन जो है वो ट्रिप्टोफैन ओपेरन है, और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो होता है वो नॉर्मली स्विच ऑन में रहता है, कंटिन्यूस स्विच ऑन कंडीशन में है। तो अगर ये कंटिन्यूस स्विच ऑन कंडीशन में है तो फिर ऑन तो ये वाला तो होगा ही नहीं, और इंड्यूसर का कोई सवाल ही नहीं उठता है, वहाँ पे रेप्रेसर काम करेगा, और मतलब को रेप्रेसर काम करेगा। इनएक्टिव रेप्रेसर, को रेप्रेसर तब ये बनाएगा एक्टिव रेप्रेसर, ठीक है। बिल्कुल सही बात है जो अभी मैंने यहाँ पे बताया है प्रीवियस ये वाले में। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इनकम्प्लीट रेप्रेसर को रेप्रेसर के साथ मिला, कंप्लीट रेप्रेसर बनाया, और इसमें यही चीज पूछ दिया। इनएक्टिव रेप्रेसर यानी कि इनकम्प्लीट रेप्रेसर को रेप्रेसर के साथ बाइंड किया और एक्टिव रेप्रेसर बना दिया। बिल्कुल सही बात है। किसके लिए? रेप्रेसिबल ऑपरेंट के लिए, यानी ट्रिप ऑपरेंट के लिए। एक्टिव रेप्रेसर प्लस इंड्यूसर, सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे ऑन रहेगा, इंड्यूसर आएगा तो ऑफ, बिल्कुल भी नहीं, इंड्यूसर का तो कोई रोल ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनएक्टिव रेप्रेसर प्लस को रेप्रेसर इज इक्वल टू एक्टिव रेप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 6, what does lac refer to what we call the lac operand? lactose lactase पे मत लगा देना, lactase एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not produced by E. coli in the lactose operand? देखो बीटा ग्लैक्टोसिडेज जेड जीन कोड करता है ना। लैक परमिएज, लैक्टोज परमिएज भी है जो कि वाई, एंड थायोग्लैक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज भी होगा, वो ए जीन कोड करता है। तो यानी सी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम सही ऑप्शन तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8, अ फंक्शनल कॉम्प्लेक्स comprising a cluster of genes including structural gene, promoter gene and operator gene and a regulator gene was discovered by Jacob and Monod 1961. Yes, this is the correct. Question number 9, who explained the operand model for the first time? Francois, Jacob and Jack Monod 1961 में. So C option is correct one. 10, the accessibility of promoter region of prokaryotic DNA by RNA polymerase is in many cases regulated by the interaction of some protein with sequences termed as. तो भाई देखो एक बात बताओ, the accessibility of promoter region of prokaryotic DNA by RNA polymerase is in many cases regulated by the interaction of some protein with a sequence termed as operator. Operator ही तो regulate करता है switch on and switch off के लिए. So the B option is correct. Question number 11, regulation of lac operand by repressor is referred to as. देखो ओपेरन जो लैक ओपेरन होता है ना, इंड्यूसिबल ओपेरन है, बट वो नेगेटिव रेगुलेशन को शो करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नेगेटिव रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट पूछा, बाई रेप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ नेगेटिव रेगुलेशन। विच इज इनकरेक्ट? आई जीन याद आया, रेगुलेटरी जीन कोड्स फॉर द रेप्रेसर ऑफ लैक ऑपरेंट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आई से आप इंड्यूसर मत समझना, ये रेगुलेटरी जीन है, याद रखना, बताया था ना मैंने। दिस इज रेगुलेटरी जीन, ठीक है। Z जीन कोड फॉर द बीटा ग्लैक्टोसिडेज, बिल्कुल सही बात है। Y जीन कोड फॉर द ट्रांसएसिटाइलेज, Y जीन लैक परमिएज था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इसको जरूर अंडरलाइन कर लेना, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द प्राइमरी स्टेप फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीन को रेगुलेट हम कैसे कर सकते हैं। जीन रेगुलेशन जो होगा ना एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड एट द लेवल ऑफ द ट्रांसलेशन, बट आपसे प्राइमरी पूछा गया है। पहले प्राइमरी स्टेप क्या होगा? तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होगा, ढूंढो ऑप्शन में, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल डी ऑप्शन, ठीक है। 13 का डी। 14,
फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ऑपरेंड ZYA। ZYA, कभी भी सीक्वेंस को इधर उधर मत करना। ZYA, पहले Z देन Y देन A। क्वेश्चन 15, द concept of sudden genetic change which breeds true in an organism is visualized in mutation। जैसे ये आ गया टर्म sudden genetic change, म्यूटेशन होता है, ह्यूगो डी ब्राइस ने दिया था। Mutation is an abrupt or discontinuous change which is inherited, a factor for plant growth, a change which affect parent only and is never inherited, a change which affect the offspring of F2 generation। देखो म्यूटेशन सडन चेंज होता है, तो an abrupt or the discontinuous change which is inherited, ठीक है, 16 का A। 17, the change of chromosomal part between non-homologous pair of chromosome is, उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, B ऑप्शन। 18, which of the following can be called a mutation? The halving of the chromosome number, अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया मियोसिस में, द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर सिनगेमी, तो वो प्लॉइडी होता है, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। द पोजीशन ऑफ एन एडिशनल क्रोमोसोम, यस सी ऑप्शन, द पोजीशन ऑफ एन एडिशनल क्रोमोसोम, जैसे 21st ट्राइसोमी की बात कर लो, वो भी म्यूटेशन की, ठीक है, म्यूटेशन, ठीक। म्यूटेशंस आर जनरली रेसेसिव होता है, बी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन के तो डायरेक्ट आंसर माइंड में आ जाते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स इन, जेनेटिक म्यूटेशन मतलब जीन का सीक्वेंस थोड़ा भी चेंज हो गया तो वो म्यूटेशन DNA। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज चेंजिंग इन म्यूटेशन, तो देखो क्रोमोसोम भी अगर चेंज हो गया तो भी म्यूटेशन हुआ था, क्रोमोसोम का नंबर अगर चेंज हो गया, या स्ट्रक्चर ऑफ जीन चेंज हो गया, या सीक्वेंस ऑफ जीन भी चेंज हो गया, तो एनी ऑफ द अबव हो जाएगा, डी। द लोकस ऑफ म्यूटेशन इज, लोकस टर्म हमने कहाँ पे पढ़ा था, क्रोमोसोम के ऊपर होता है, मतलब क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर साइट होता है जहाँ पे जीन सिचुएटेड होता है, एंड दैट पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड लोकस। सो द लोकस ऑफ म्यूटेशन इज क्रोमोसोम। देखो जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर साइट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे जीन सिचुएटेड होता है। सेवरल टाइम्स मैंने ये बताया है कॉन्सेप्ट, लाइक ABC जीन है, तो जिस पर्टिकुलर साइट पे ये जीन प्रेजेंट होता है ना, उस पर्टिकुलर साइट को लोकस कहा जाता है। तो ये लोकस कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, क्रोमोसोम, बी ऑप्शन करेक्ट। 23, इन द ऑक्टाप्लॉइड व्हीट, ऑक्टाप्लॉइड व्हीट है, एंड व्हीट में आपको ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हेक्साप्लॉइड का 42 होता है। ये है ऑक्टाप्लॉइड व्हीट, द हैप्लॉइड N एंड बेसिक नंबर इज X, द क्रोमोसोम्स R, तो बेसिक हो जाएगा 7, ऑक्टाप्लॉइड है यानी कि 4, 7 × 4, बी ऑप्शन। N इज इक्वल टू 28, 23, 24, non-ionizing radiation commonly used for inducing mutation in organism are, मैंने आपको बताया था म्यूटेशन जनरली दो टाइप का होता है। अगर फिजिकल म्यूटेशन की ओर अगर हम देखें तो वहाँ पे दो टाइप का होता है, एक आयनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयनाइजिंग। रेडिएशंस के बेसिस पे बोल रही हूँ, तो आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, है ना, और नॉन आयनाइजिंग की अगर हम बात करें तो यूवी रेज, यानी करेक्ट ऑप्शन ए, non-ionizing radiation commonly used for inducing mutation in organism are। अब से पूछा गया है नॉन आयनाइजिंग, ये क्या करता है, ये आयनाइज नहीं करता है, ये जो डीएनए के सीक्वेंस में टी, थायमीन, पायरिमिडीन जो प्रेजेंट होता है, कहीं पे मान लो एक पूरे सीक्वेंस में 2, 3, 4 जगह पे टी मिल गया, तो ये टी आपस में मिलकर के डाइमर बना लेते हैं, जिसको पायरिमिडीन डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है। तो पायरिमिडीन डाइमर का फॉर्मेशन करता है, ना कि वो आयनाइज्ड करता है, तो यूवी रेज आंसर होगा। बाकी ये सब तो आयनाइजिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच अपॉन म्यूटेशन प्रोड्यूस, अच्छा म्यूटेशन, विच अपॉन म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड अ फिनोटिपिक इफेक्ट इज, म्यूटेशन के यूनिट को म्यूटॉन बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन के यूनिट को रेकॉन बोला जाता है, जीन के यूनिट को सिस्ट्रॉन बोला जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज म्यूटॉन, ठीक है।
तो चलो, आई होप कि सभी को अच्छा लगा होगा ये भी लेक्चर। एज यूजुअल जितने भी मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो डेफिनेटली माइन्यूटली आप इसको पढ़ें, बट वन मोर थिंग कि कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत ईजिली और कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप बायो के सारे क्वेश्चंस को बना लोगे और काफ़ी अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करोगे। ठीक है, चलो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलती हूँ, टिल देन बाय।